कहानी की शुरुआत फिंग्यू से होती है, जो चीन की सबसे बेहतरीन एमएमए फाइटर है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि आज तक वह एक भी मैच नहीं हारी। मकाओ में उसकी फाइट जियो फेंग से चल रही थी, जो खुद भी एक माहिर फाइटर है। लेकिन फेंगू ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। यह मुकाबला हर तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और फेंग्यू की शोहरत, उसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। मगर अजीब बात यह थी कि वह इस जीत से भी खुश नहीं थी। रिंग में खड़ी उसकी सोच अब भी अपने अतीत में उलझी हुई थी। उसके दादा एक बहुत ही दौलतमंद बिजनेसमैन थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि फेंगू एक फाइटर बने। उनका मानना था कि पोती को पुश्तैनी कारोबार संभालना चाहिए। बचपन से ही उस पर उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उसने पूरे खानदान के खिलाफ जाकर अपनी राह चुनी, फाइटर बनी, और इसी वजह से दादा हमेशा उससे नाक रहते। अब कहानी का रुख बदलता। मींग त्यान को देखते हैं, जो मकाओ में अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता है। पिता का साया पहले ही उठ चुका था और माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिम्मेदारी का पूरा बोझ मिंग त्यान पर आ पड़ा। उसका छोटा भाई मिंगल टीवी पर एमएमए फाइट्स देख रहा था। उसकी सबसे पसंदीदा फाइटर फेंगू थी। वह अपने भाई से कहता है, फंगू का राउंड किक वाकई कमाल का था। लोग उसे द क्वीन कहते हैं। लेकिन मिंगतियान उसे डांटते हुए कहता है, चलो अब स्कूल की तैयारी करो। मिंगतियान अपनी पढ़ाई छोड़कर एक लोक रेस्टोरेंट में काम करता था। भाई बहन की परवरिश के लिए वह हर छोटा मोटा काम करता, कभी रसोई में मदद तो कभी फूड डिलीवरी। दिल में ख्वाहिश थी कि कभी किसी स्कॉलरशिप के सहारे दोबारा कॉलेज ज्वाइन करेगा। रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक मार्शल आर्ट मास्टर के लिए खाना पहुंचाने का टास्क देता है। रूल ये था कि डिलीवरी 15 मिनट में करनी है, जबकि जगह 20 मिनट दूर थी। लेकिन मींग तियान को रास्तों की ऐसी समझ थी, ऐसा डायरेक्शन का सेंस, कि वह शॉर्टकट से बिजली की तरह निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत की फूड कार्ट लड़खड़ा जाती है। मींग तियान तुरंत झुककर उनकी मदद करता है। तभी कार्ट लुढ़कने लगती है। वहां से फेंगू गुजर रही होती है। मींग तियान उसे कार्ट को पकड़ने को कहता है, लेकिन फेंगू मदद करने के बजाय उसे लात मार देती है। कार्ट टूट जाती है। सारे फल बर्बाद हो जाते हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। फंगू चुपचाप उसके हाथ में नोटों की गड्डी थमा देती है। वह औरत तंज करती है, बेटी पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। मगर फंगू उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। मींग त्यान को भी उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर वह कर भी क्या सकता था। इधर फंगू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स टीचर से मिलने जाती है। वह बाहर सफाई कर रहे होते हैं। वो उनकी सफाई में मदद करना चाहती थी, जिससे हमें दोनों के बीच एक फाइट देखने को मिलती है। वह उनसे कहती है, मेरा खानदान मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने पर मजबूर कर रहा है। मैं चाहती हूं कि आप ही मेरा फैसला करें। मुझे क्या करना चाहिए? टीचर मैम साफ इनकार कर देते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। उसी वक्त मींग तियान वहां पहुंचता है। पता चलता है कि खाना उसी टीचर ने मंगवाया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मगर बिना एक लफ्ज बोले अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मींग तियान जब वापसी पर होता है, तभी उसके फोन पर मेल आता है। उसे 70% स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन कॉलेज शंजन में था। अब वह दुविधा में पड़ जाता है, पढ़ाई के लिए शहर छोड़े या भाई बहनों की खातिर मकाओ में रुके। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वह विजडम फाउंटेन पहुंचता है। वह सिक्का उछालकर तकदीर से रास्ता दिखाने की दुआ करता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके पिता पहली बार उसे इस फाउंटेन के पास लाए थे। उन्होंने कहा था, बेटा, यहां सिक्का फेंक कर हम एक तरह का वादा करते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करने का वादा, और अगर हौसला रखो तो ये ख्वाहिशें सच भी हो सकती हैं। ठीक उसी वक्त फाउंटेन के दूसरी तरफ फेंगू भी मौजूद थी। वह भी अपने सपनों को पूरा करने की दुआ मांगने आई थी। वह फैसला करती है कि अपनी फाइटिंग का करियर को जारी रखेगी। वहीं मिंगतियान ठान लेता है कि वह अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाएगा। दोनों बिल्कुल एक ही पल सिक्का उछालते हैं। मिंगतियान का बॉस काफी नेक इंसान था। वह उसे जाने से पहले शानदार डिनर करवाता है और कहता है, शजन, शहर के केएफसी में मेरा एक दोस्त है। मैंने वहां तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है। साथ ही तुम्हें रहने के लिए एक घर भी मिल जाएगा। मिंगतियान यह सुनकर बहुत खुश होता है और शुक्रिया अदा करता है। कुछ ही दिनों बाद मिंगतियान अपने भाई बहनों के साथ शिजन शहर में शिफ्ट हो जाता है। घर भले ही पुराना था, मगर उसका रेनोवेशन बहुत अच्छे से किया गया था। दोनों बच्चे वहां आकर बेहद खुश हो जाते हैं। मिंगतियान भी मुस्कुरा देता है। वह डेकोरेशन के तौर पर अपने बचपन की तस्वीरें अलमारी में रखने लगता है। हमें मालूम पड़ता है कि उसे भी बॉक्सिंग का शौक था, मगर पिता के इंतकाल के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। अब वह केएफसी में काम शुरू कर देता है, जहां उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। साथ ही वह अपने भाई बहनों को मिडिल स्कूल में छोड़ आता है। लेकिन आज उसके भी कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए उसके भाई बहन भी उसे गुड लक कहते हैं। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि वह खुद कॉलेज जाने के लिए लेट हो गया है। और तेजी से पहुंचता है। जाजी कॉलेज, जो पूरे चाइना में सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कॉलेज था, यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती थीं। लेकिन इस साल पहली बार 10 लड़कों को एडमिशन दिया गया था। मिंगियान उन्हीं में से एक था। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं। सैकड़ों लड़कियों के बीच अकेला लड़का होने की वजह से वह काफी अजीब महसूस कर रहा था। अचानक उसकी टक्कर शाओमी से होते होते बचती है। मिंथायान फौरन माफी मांगता है और उसे देखकर खुश होकर कहता है, अरे वाह, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ अकेला लड़का हूं। तुम्हें देखकर सुकून मिला। शाओमी हैरान रह जाती है। उसके छोटे बालों की वजह से मिंगतियान ने उसे लड़का समझ लिया था। वह तुरंत एक छोटा सा क्लिप लगा लेती है।
मिंगतियान दंग रह जाता है। शी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, और फिर स्केट करती हुई वहां से निकल जाती है। अब सीन बदलता है। कॉलेज मास्टर मिस्टर वांग एंड हेडमास्टर की बातचीत हो रही होती है। मिस्टर वांग चिंतित होकर कहते हैं, शुरुआत में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया था, लेकिन कैंपस में आते ही लड़कियों को देखकर सबने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी। अब बस मिंगतियान ही बचा है। हेडमास्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, हर हाल में कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मिंगयान यहां से ना जाए। देखो वांग जानजी, यूनिवर्सिटी के 42 सालों के इतिहास में हमने हमेशा मजबूत लड़कियां ट्रेन की हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट फाइट्स जीत चुके हैं। 74 सिटीजन अवार्ड और 8 नेशनल अवार्ड्स तक हमारे नाम हैं। लेकिन हमने हमेशा एक हकीकत को नजरअंदाज किया कि यह लड़कियां आगे चलकर शादी भी करेंगी, और उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बियाना सीखना होगा। इसीलिए अब हमें लड़कों को भी इस कॉलेज में रखना होगा। इस कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता था। फिर अचानक सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज आता है, मिंगतियान को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आओ। लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और उसे घेर लेती हैं। उसके हैंडसम लुक्स देखकर हर कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसी वक्त एंट्री होती है सॉन्ग नाम की लड़की की। वह गुस्से में बाकी लड़कियों से कहती है, सब पीछे हटो, मैं मिंगयान को हेडमास्टर के पास लेकर जाऊंगी। लेकिन तभी श्याओमी भी वहां आ जाती है। वह फिर से अपने छोटे बालों में क्लिप लगा लेती है और कहती है, नहीं, मैं मिंगयान को ले जाऊंगी। सॉन्ग ताना मारती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? जरा शीशा देखो, तुम बिल्कुल माचो गर्ल जैसी लगती हो। श्याओमी को गुस्सा आ जाता है और दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं। मगर मिंगयान इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। वह चालाकी से नाटक करता है, देखो हेडमास्टर आ गए हैं, और फिर तुरंत ग्राउंड की तरफ निकल जाता है। वहां उसकी नजर फेंगू पर पड़ती है। वह पहली ही नजर में पहचान जाता है, ये तो वही रूढ़ लड़की है। मगर फेंगू उसे नहीं पहचानती। जाते जाते उसका बैग गलती से मिंगयान से टकराता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है। फंगू उसे पैसों का नोट थमाती है और ठंडे लहजे में कहती है, इलाज करवा लेना। मिंगतियान को उसके इस तकब्बुर को देख गुस्सा आता है। वह कहता है, पैसों की बजाय अगर तुम मुझे सॉरी कहती तो वह ज्यादा बेहतर होता, और वह पैसे जमीन पर फेंक देता है। लेकिन फेंगू के लिए पैसे माफी मांगने से कहीं बढ़कर थे। वह तंज कसते हुए कहती है, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, यह दुनिया पैसों से चलती है और जाने लगती है। मिंगतियान गुस्से में उसे मॉन्सर कह देता है। यह सुनकर फंगू का चेहरा तमतमा उठता है। वह उस पर मुक्का बरसाने लगी, लेकिन खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। मगर अब उसे अंदर ही अंदर काफी अफसोस हो रहा था, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। उस दिन मेक में जब उस ओल्ड लेडी का काट नीचे गिर रहा था, तब एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई थी। उसे बचाने के लिए फंगू ने वह किक मारी थी। इरादा नेक था, लेकिन मिंगतियान और वह बुजुर्ग औरत यह बात समझ नहीं पाए थे। क्लासरूम में मिंगतियान लड़कियों के बीच बैठा गहरी तवज्जो से पढ़ाई कर रहा था। लड़कियां उसे घूर रही थीं, लेकिन जैसे ही वह उनकी तरफ देखता, सब फौरन अपना मुंह फेर लेती। उसे समझ नहीं आता कि क्या सचमुच सब उसी को देख रही थी, या फिर यह सिर्फ उसका वहम था। अब सीन कट होता है और हम एक नूडल रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहां सानहाउ नाम का लड़का अपनी मां की रेस्टोरेंट चलाने में मदद किया करता था। तभी 2 लड़के आते हैं और नूडल्स को घटिया बताकर हंगामा करने लगते हैं। सानहाउ की मां लड़ाई झगड़े से बचना चाहती थी, लेकिन सांडहाउ उन दोनों को कहता है, अगर लड़ना ही है तो किसी और दिन बाहर मिलकर हिसाब चुकता कर लेंगे। वह दोनों लड़के जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एक पप्पी को लात मार देते हैं। सांडहाउ का खून खौल उठता है, क्योंकि जानवरों से उसे बेइंतहा मोहब्बत थी, और जब भी कोई जानवरों को सताता, उसका गुस्सा काबू में नहीं रहता। उसकी मां यह बात अच्छे से जानती थी। उसे यकीन हो गया कि अब टकराव होना तय है। अगले ही लम्हे में सांडहाउ उन दोनों पर टूट पड़ता है। इधर दूसरी तरफ हम श्याओमी और फेंगू को देखते हैं, जो बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी। दोनों अच्छी दोस्त थीं और बॉक्सिंग से दोनों को बेहद शौक था। फंगू आज परेशान नजर आ रही थी। श्याओमी समझ जाती है कि कोई बात उसे अंदर से तोड़ रही है। वो पूछती है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? फंगू कहती है, मिंगयान से मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मॉन्सर कहा। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी लगती हूं? श्याओमी हंसने ही वाली थी, लेकिन रुक जाती है और उसे समझाती है, तुम्हें मिंगयान की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। उधर क्लास शुरू हो चुकी थी। लड़कियां मिंगतियान के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए टीचर उसे आगे बुलाती है और कहती है कि अपने बारे में कुछ बताओ। लेकिन मिंगतियान के पास बताने को कुछ खास नहीं था। वह सिर्फ अपना नाम बताता है और चुपचाप बैठ जाता है। रात को फंगू अपने कमरे में बैठी मिंगयान के बारे में सोच रही थी। अब हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता उसे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक लड़का चाहिए था, इसीलिए फेंग्यू को उन्होंने एक लड़के की तरह पाला। ना बाल बढ़ाने की इजाजत, ना ही लड़की वाले कपड़े पहनने की आजादी। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब जाकर उसके माँ बाप ने उसे लड़की की तरह जीने की छूट दी। खुशी खुशी फंगू ने वह ड्रेस खरीदी जिसे वह पहले से मॉल में देख रही थी। वह अपने क्लासमेट को गिफ्ट के साथ सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सब ने उसका मजाक उड़ाया, उसे मॉन्सर कहा और चिढ़ाने लगे। यही वजह थी कि आज तक फंगू अपने जेंडर को लेकर परेशान रहती है। उधर मिंगतियान अपना कॉलेज वर्क पूरा कर रहा था। तभी उसका छोटा भाई मिंगल नींद में ही पंच मारने लगता है। मिंगयान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है। फिर उसे एहसास होता है, उसका भाई जिसे अपना आइडल मानता है, वो वही रूढ़ लड़की फेंग्यू है।
उसे याद आता है कि फंगू की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। शायद इसी वजह से उसे फंगू को देखकर चिढ़ होती है और फिर फ्लैशबैक में उसे वह दिन याद आता है। पिता शराब के नशे में डगमगाते हुए घर लौटे थे। वो उन्हें सहारा देकर घर ला रहा था और उसी दिन उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। कॉलेज में मिंगयान लड़कियों की वजह से पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हेडमास्टर और मिस्टर वैंग खुश थे कि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मिंगयान परेशान हो चुका था और वह किसी दूसरे कॉलेज में जाने का प्लान बना रहा था। इस कॉलेज की खासियत यहाँ बनाए गए क्लब्स थे जहाँ स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को निखारते थे। यहाँ नए एडमिशन लेने वाले सभी फ्रेशर्स को क्लब्स का टूर दिया जाता और उन्हें क्लब चुनने की खुली छूट मिलती थी। मिंगतियान सभी क्लब को अच्छे से देख रहा था। वह बॉक्सिंग क्लब में जब फेंग्यू को लड़ते देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसी ओल्ड मास्टर ने उसे ट्रेन किया होगा जिन्हें वह खाना देने गया था। सोंग भी चाहती थी कि मिंगयान उसके क्लब में आए और वह उसे अपनी पावर दिखाती है, जिसे देख मिंगयान शॉक्ड रह जाता है। लेकिन शी भी उसे अपने क्लब में लेना चाहती थी, जिससे दोनों ही वापस झगड़ने लगी। तंग आकर मिंगयान स्विमिंग क्लब चुन लेता है। वह पूल में गोते लगाने लगता है, लेकिन वहां फिश होती हैं। पता चलता है कि क्लब बंद हो चुका है और पूल इकोलॉजिकल पोंड में बदल गया है। यह देखकर मिंगयान परेशान होकर ट्रांसफर का पक्का फैसला कर लेता है। मिस्टर वैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वह नहीं मानता तो कहते हैं कि ट्रांसफर आसान है, बस फॉर्म भरकर तुम्हें ऑफिशियल फाइल बॉक्स में डालना होगा। मिंगतियान को भी लगता है कि यह काफी आसान होगा। वह जैसे ही फॉर्म डालने जाता है तो ग्रेजुएट्स कराटे गर्ल्स उसे रोकने लगती हैं। मिंगयान उनसे लड़ने लगता है पर बुरी तरह पिटता है। वह मिस्टर वॉन्ग से शिकायत करता है कि आपने 5 लड़कियों को मुझे रोकने के लिए भेजा, क्या यह गलत नहीं है? मिस्टर वैंग कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम एक सुपरस्टार की तरह हो जिस पर सबका फोकस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कॉलेज से जाओ। अब वह उसे स्पेशल ऑफर देता है कि तुम्हें अपने कॉलेज की फीस इस साल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं टाइम लिमिट बढ़ाकर 30 साल कर दूंगा, जो एक लोन रीपेमेंट के रूप में रहेगी, जिस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मिंगयान को यह ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि वह इससे अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर लेगा। पर से मिस्टर वांग वांग उसे इस बात को सीक्रेट रखने को कहते हैं। एक दिन वह गलती से वुमेन्स वॉशरूम में चला जाता है। फेंगू वहां स्नान कर रही थी। उसे लगता है कि वहां कोई लड़की आई है, इसीलिए वह मिंगयान से टॉवल मांगती है। मिंगयान को कुछ समझ नहीं आता। वह उसके कपड़े उठाकर उसे दे देता है, पर फंगू समझ जाती है कि वह मिंगतियान है और उसे एक किक मारकर दूर फेंक देती है। उसी वक्त शाओमी भी अंदर आ जाती है और गलत समझ लेती है। दोनों एक साथ कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मिंगतियान बाहर चला जाता है। अब हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। शाओमी फेंगू के साथ आइसक्रीम लेने गई थी, लेकिन वहां भी शाओमी की सोंग के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए थी। दूसरी तरफ मिंगतियान फूड डिलीवरी करने जा रहा था। तभी वह देखता है कि एक लड़के को 2 बुली लड़के घसीटते हुए ले जा रहे थे। मिंगयान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वह उस बच्चे को बचाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वह उसे पकड़कर फील्ड में ले जाते हैं और धमकाने लगते हैं। फंगू ने उन्हें देख लिया था और वह अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। अब लड़कियों और लड़कों के बीच एक कमाल की फाइट शुरू हो जाती है। सोंग को एक लड़का पीछे से मारने वाला था, लेकिन मिंगतियान एक बोल्ड किक से उसे बचा लेता है। सोंग इससे काफी खुश होती है और अब वह सभी को मदद के लिए थैंक्स कहता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। अब उसे लगता है कि यह कॉलेज इतना बुरा भी नहीं है और अगले 4 साल तक इसी कॉलेज में पढ़ने का डिसीजन कर लेता है। इस फैसले से मिस्टर वांग भी खुश होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना